हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड मार्च 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर कंपाइल करके आप लोगों को दिए जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लीन पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और एनोटेड पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स का मतलब ऐसे जितने भी एग्जाम जिनमें वन लाइनर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनमें मल्टी लाइनर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जाम्स। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर कवर हैं। जो करंट अफेयर्स हैं वो देखो, जो न्यूज़ में रहते हैं, बहुत बड़े करंट अफेयर्स हैं, कोई बड़ा डिसीजन लिया गया है वो तो कवर हो गई, छोटे डिसीजंस भी कवर होंगे, लेकिन बहुत ही माइन्यूट लेवल के यहाँ पर नहीं होंगे। लाइक आप देखो कि दो पर्टिकुलर एनजीओज़ के बीच में यहाँ पर हुआ है जो कि ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें नहीं है। या फिर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कोई इस तरीके की फसल बना दी, तो वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उनका रेगुलर का काम है, रोज़ की रोज़ चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती रहती हैं। हाँ, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी ने बनाई है या फिर कुछ ऐसी फसल है जिससे कि हम न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं, तो वो सब हमारे लिए काम की चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये वीडियो सफिशिएंट है। आप मार्च 22 के करंट अफेयर जो हैं वो इससे कंपेल कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब आप कीजिएगा। पहले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इजी क्रेडिट स्कीम यहाँ पर शुरू की जाए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये था कि जो चीज़ें हैं वो उनके लिए ईजी जो है वो यहाँ पर हों। क्रेडिट लेने जाएँ तो वो ईजी हो। कोई आप जो है वो अगर इनपुट लेने जा रहे हैं मार्केट में फार्मिंग से रिलेटेड, तो वो सब आपको किफ़ायती दाम पर अफोर्डेबल तरीके से यहाँ पर मिले। तो उसी चीज़ के ऊपर आगे भी यहाँ पर काम चल रहा है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि हम जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करना चाहते हैं ताकि उनको आसानी से जो पूंजी है वो अवेलेबल यहाँ पर हो सके, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर मिल सके। सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि अगर सामान्य जनता को 6% रेट पर यहाँ पर ब्याज मिलता है तो इनको 5% पर दिया जाए और वो 1% जो है वो सरकार अपनी तरफ से चुकाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको फार्मर्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को ये काम करने की बात यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा एफपीओज यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ चैलेंजेस यहाँ पर बाकी हैं। हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2027-28 तक लगभग 10,000 नए एफपीओज यहाँ पर खोलेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को देखना हमारी प्रायोरिटी बनती है। लाइक जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें होंगे तो फार्मर ही, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनको लैक है टेक्निकल नॉलेज की, ठीक है, कमी है उनके पास। इनएडिक्वेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। साथ ही साथ क्रेडिट की एक्सेस भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट की एक्सेस भी नहीं है। मिटिगेशन जो मैकेनिज्म है उनकी भी कमी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब यहाँ पर है। स्टैट्यूटरी प्रोसेस हैं या फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कहें तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो है उनकी भी कमी मिलेगी। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, किसान अपनी खेती करे या ऐसे ग्रुप्स में जाकर रजिस्टर कराता रहे, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगी। कंपटीशन भी यहाँ पर मिलेगा रिच मिडलमैन से, इंटरमीडिएट से, जो कि पूरी की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन या सप्लाई चेन को कंट्रोल किए हुए हैं। वो सभी दिक्कत करते हैं किसी न किसी स्टेज पर। सरकार इनको प्रमोट भी कर रही है। नाबार्ड ने 16,000 एफपीओज क्रिएट किए हैं 2010 से लेकर के 2011 तक, ओके। मतलब अब तक लगभग पिछले 10 सालों में आप समझो कि 16,000 एफपीओज हमने यहाँ पर क्रिएट किए नाबार्ड के द्वारा। सरकार भी कह रही है कि फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओज के नाम पर हम 2027-28 तक 10,000 नए एफपीओ जो हैं वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे या फिर हम उनको बनाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी यहाँ पर चल रही हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर बन करके आएगा। आप देख सकते हैं बजट के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी अमाउंट दिया गया, लगभग 6,865 करोड़ रुपए बजट के लिए नए एफपीओज बनाने हैं ना, 10,000 उनके लिए यहाँ पर दिए गए। और ये है आपको मिलेगा। एफपीओज को पूरा सपोर्ट देने के लिए अगले 5 साल में ये सब अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। बेटर मार्केटिंग लिंकेजेस प्रोवाइड हों और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, क्रेडिट एक्सेस सब उनको यहाँ पर मिले। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। अभी तक जो है वो 6,800 करोड़ रुपए में से 410 करोड़ रिलीज़ कर दिए गए हैं, जिससे हम इतने जो एफपीओज हैं उनका रजिस्टर भी यहाँ पर कर पाए हैं, ओके। कुल मिला के ये अमाउंट सब यहाँ पर याद नहीं रखना, बट मकसद समझो कि किस लिए यहाँ पर एफपीओज को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट आर्या। आर्या की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्या की फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। जो आजकल के यूथ हैं उनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी नहीं रहा है। उनको ये सब पुरानी चीज़ें लगती हैं कि हमारे बाप दादा किया करते थे, हम इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज
डॉक्टर बना जाए, वकील बना जाए, इस टाइप की चीज़ें उनके दिमाग में यहाँ पर हैं। तो यूथ जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से दूर हटता चला जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आर्या यहाँ पर शुरू किया गया कि हम यूथ को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही अपना इंटरेस्ट भी जगाए। ठीक है, अब प्रोजेक्ट आर्या किसके अंदर में वर्क करता है? तो ये प्रोजेक्ट आर्या इनिशिएट किया गया है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR का प्रोजेक्ट यहाँ पर है। जो रूरल यूथ हैं जिनका एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, उनमें इस इंटरेस्ट को यहाँ पर जगाना है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है इस तरीके से कंट्री का, अट्रैक्ट करना है, एम्पावर करना है, रिटेन करना है। रूरल एरिया के जितने भी यूथ हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हों, एलाइड एक्टिविटीज़ हों और उनसे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हों, उन सभी में उनको हमने यहाँ पर रोक करके रखना है, उनको बेसिकली उसके अंदर अट्रैक्ट करने का काम यहाँ पर करना है। ये इनिशिएट की गई है ICAR के द्वारा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट की जाएगी बाई विकास कृषि विकास केंद्र, और ये जो केंद्र हैं वो आपके ICAR के अंदर में इस तरीके से वर्क करेंगे कि ये यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सारी की सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ICAR के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी सब पार्टनर्स के रूप में यहाँ पर वर्क करेंगे। मतलब एक ओवरऑल प्रोग्राम के रूप में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ICAR के बारे में आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में वर्क करता है एज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये स्कीम है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए काम के हो जाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फूड प्राइस इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च की, करते रहते हैं पीरियोडिकली, ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो आपको मिलेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है। फरवरी में देखने के लिए मिला कि फूड के जो प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई यहाँ पर हो गए हैं। तो फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, फूड इन्फ्लेशन हम इसको यहाँ पर कहेंगे, और वो फरवरी में रिकॉर्ड्स देखने के लिए यहाँ पर मिले। वेजिटेबल ऑयल्स के प्राइसेस हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं, लगभग 20% से यहाँ पर आपके इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दिए हैं। ओके, अब ये जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो आपकी रिलीज़ की गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मंथली चेंजेस को दिखाती है। इस बार इसको पढ़ रहे हैं, पिछली किसी वीडियो में नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि हर महीने की चीज़ें हैं, हर महीने की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, हमने पहले इन चीज़ों को पढ़ा है तो हमने बीच में इनको स्किप किया, हर महीने का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार रिकॉर्ड हाई देखने के लिए मिला, इसीलिए न्यूज़ के अंदर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले ये हाई कभी देखने के लिए नहीं मिला, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। FFPI यानी कि ये जो आपकी फूड प्राइस इंडेक्स है, ये मंथली चेंजेस को दिखाती है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ बास्केट फूड कमोडिटीज़ के अंदर, कि 5 जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ के ग्रुप हैं, लाइक सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी, मीट और शुगर, 5 कमोडिटी हैं। इनका मंथली बेसिस पर हम इंटरनेशनल प्राइसेस को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, और ये प्राइस इंडेक्स यहाँ पर रिलीज़ की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पॉइंट जो कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि जो 5 कमोडिटीज़ हैं इनका वेटेज किस हिसाब से होता है? मतलब क्या हमने इनको 20-20% का हिस्सा दे रखा है कि 1/5 हिस्सा इसका, 1/5 हिस्सा इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इनके एवरेज एक्सपोर्ट शेयर के हिसाब से यहाँ पर है। जो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना ही ज़्यादा उसको एवरेज यहाँ पर दिया जा रहा है। इस तरीके से ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सरकार ने फिर यहाँ पर सोच रही है कि जो एडिबल ऑयल्स हैं उसके इंपोर्ट जो हम यहाँ पर करते हैं वहाँ से हटा जाए। हमारे पास कुछ सेलेक्टेड ही कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम इंपोर्ट को करते हैं। ओके, एडिबल ऑयल के अंदर आपका सनफ्लावर का ऑयल आ जाता है, और अलग अलग तरीके के ऑयल्स यहाँ पर आपके आ जाते हैं जिनको आप खाने में यूज़ करते हो। उनको हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करने में कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर हैं, लाइक यूक्रेन से हम सनफ्लावर के ऑयल को इंपोर्ट करते थे। अब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है तो हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते यूक्रेन की तरफ। रशिया से हमारे टाइज भी अच्छे होने चाहिए। तो जो सप्लाई है वो हमारी कम हो गई है यूक्रेन से, इसलिए हम जो है वो दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम जो है वो साउथ अमेरिका की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कोई साउथ अमेरिका की कंट्री या ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ से अब एडिबल ऑयल को इंपोर्ट किया जाए। रशिया जो है वो एक मेजॉरिटी सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्टर है। रशिया यूक्रेन रीजन से हम इसको मंगाते हैं। ओके, और लेकिन जो वॉर यहाँ पर चल रही है उसकी वजह से हमें अपना जो ध्यान है वो यहाँ से हटाना पड़ेगा। एडिबल ऑयल के ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए इंपोर्ट के। डोमेस्टिक प्रोडक्शन एडिबल ऑयल्स का सिर्फ 30% हमारी डिमांड को पूरा करता है, बाकी का जो 70% है वो हम इंपोर्ट के ज़रिए अपनी डिमांड को पूरा करते हैं। 2019 में लगभग हमने 40%, देखो जितना भी एग्रीकल्चर का इंपोर्ट करते हैं उसका 40% जो है वो एडिबल ऑयल ही था।
तो आप समझ सकते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर इंपोर्ट बास्केट के अंदर एडिबल ऑयल्स का कितना बड़ा शेयर है, 40% का शेयर यहाँ पर है। इसके कुछ सजेशंस भी हैं। अर्जेंटीना वगैरह से हम यहाँ पर ऑयल को मंगा सकते हैं। अर्जेंटीना सनफ्लावर ऑयल का एक बड़ा इंपोर्टर यहाँ पर है, हम अल्टरनेट के रूप में उससे मंगा सकते हैं जब तक कि सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। ओके, फार्मर्स जो हैं उनको अवेयर करना पड़ेगा। एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी बनाए रखो, अर्जेंटीना वगैरह से बना लो, या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, जब तक तो हमें कोई अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। तो फार्मर्स को यहाँ पर एनकरेज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कि जितना भी एडिबल ऑयल हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं उसमें सोयाबीन ऑयल 25% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है आपका सनफ्लावर ऑयल, फिर आपको मिल जाएगा पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ओके, 54%, आधे से ज़्यादा ऑयल बास्केट को घेरे हुए है। ओके, इसमें मिलेगा आपको कुछ अदर्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको मिलेगा परसेंटेज ऑफ सनफ्लावर ऑयल जो हम डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर आपका मंगाते हैं। तो आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो हम सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन से मंगाते थे, लगभग 80% हमारा यूक्रेन से आता था, बाकी रशिया और कुछ अर्जेंटीना से आता था। लेकिन अभी हमें यूक्रेन का शेयर कम करना पड़ेगा, अभी हमें अर्जेंटीना का शेयर यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक नया सिस्टम आया जिसका नाम है, नया नहीं, ये बेसिकली न्यूज़ के अंदर आया, जिसका नाम है ट्रेलिस सिस्टम। और ये ट्रेलिस सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो आपके केन यहाँ पर होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये सिस्टम यहाँ पर आपका लगाया जाता है। ओके, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपने फसल यहाँ पर लगाई और जो आपके केन्स यहाँ पर उगेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से हम डोरी और ये स्टील का जो बना हुआ फ्रेमवर्क है इसका यूज़ यहाँ पर करते हैं। ओके, ये ऊपर का स्टील का फ्रेमवर्क है, बाकी चीज़ें आपकी रोप हो सकती है, बैम्बू के पोल्स का यूज़ कर सकते हो, पिलर्स का भी यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके सहारे सहारे आपका जो केन है वो सपोर्ट उसको मिलता रहता है, और सपोर्ट जब यहाँ पर मिलता रहेगा तो उसकी ग्रोथ यहाँ पर हेल्दी रहेगी। इन दिस द प्लांट क्लाइम वर्टिकली, तो प्लांट जो है वो इधर उधर यहाँ पर आपके नहीं बिखरते, ये जो है वो आपके वर्टिकली राइज होते हैं। बैम्बू और रोप के सहारे ये ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। क्रॉप को डैमेज नहीं होता, वाटर लॉगिंग अगर होगी तो क्रॉप डैमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्रॉप जो है वो आपकी ज़मीन पर नहीं पड़ी हुई, वो वर्टिकली ऊपर की तरफ यहाँ पर उठ रही है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनहेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन भी यहाँ पर आपका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी फसल यहाँ पर हेल्दी है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट उसको चाहिएंगे। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब का यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है। ऊपर से अगर आप देखें वेंटिलेशन भी पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फसल अब पूरी तरीके से वर्टिकली स्टैंड है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपकी पत्तियां वगैरह हैं यहाँ पर, उन सभी को डायरेक्ट जो सूरज की रेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। पेस्ट वगैरह कम रहेंगे, डिजीज़ वगैरह आपकी कम रहेंगी। उसके अलावा इजी वीडिंग, होइंग, स्टैकिंग ये सब भी आसान हो जाता है। सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें ज़मीन पर पड़ी रहेंगी तो वहाँ पर आप जो मशीन है उसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये सीधी वर्टिकली आपकी एक प्रॉपर मैनर में होंगी तब आप मशीनरी का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हो। ट्रेलिस सिस्टम न्यूज़ के अंदर यहाँ पर आया काफ़ी सारी फसलों को सपोर्ट करने के लिए, जिनमें भी हमें इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर लेकर के जाना पड़ता है, वर्टिकली राइज होनी चाहिए, उस सब के लिए ये काम किया जाता है। सरकार ने फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में अमेंडमेंट अलाउ कर दिए हैं। फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइज़र्स के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर, और तो और सरकार ने भी फर्टिलाइज़र सब्सिडी को यहाँ पर रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कुल मिला के हमें जो उर्वरक नियंत्रक आदेश था ओरिजिनली 1985 का यहाँ पर है, उसको अमेंड यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ी। अब हम जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट्स को अलाउ करेंगे टू प्रोसीड अगेंस्ट बोथ मैन्युफैक्चरर एंड डीलर्स व्हेनेवर सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम नॉन टेम्पर्ड वैक्स फेल टू मीट स्टैंडर्ड्स। अगर फर्टिलाइज़र के अंदर स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं मिले जो कि डिसाइड किए गए हैं, तो स्टेट्स को ये अलाउ किया गया है कि वो मैन्युफैक्चर हो चाहे डीलर हो, अगर स्टैंडर्ड अच्छे नहीं मिलते हैं तो उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू की जा सकती हैं। ठीक है, मतलब जुर्माने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की जा सकती है। तो इससे क्या है कि डीलर्स जो हैं वो अपना स्टॉक को भी मेंटेन रखेंगे, अपना स्टॉक का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखेंगे डिजिटल फॉर्म में। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर स्टेट्स को अलाउ किया गया है, डिजिटल फॉर्म की बात यहाँ पर की गई है। जितना भी डाटा होगा वो सब आपका डिजिटल यहाँ पर रहेगा। कितना यहाँ पर आपका बैलेंस है, कितना स्टॉक यहाँ पर है, कितना निकल गया, कितना बचा हुआ है, सारी रिसीप्ट ड्यूरिंग द डे सब आपको यहाँ पर अपडेट रखनी पड़ेंगी।
इसके अलावा तीसरा पॉइंट, दिस ऑर्डर जो अमेंड यहाँ पर किया जाएगा ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी मैन्युफैक्चर है जो फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर करता है, रिटेल सेल करता है, इंपोर्ट करता है सेल के लिए, या मार्केट बेस्ड यहाँ पर है, एनी स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र का शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन, जो कि 20 लाख तक हो सकता है अगर वो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाया जो कि आपका डिसाइड किया गया है अंडर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। इसके अंदर जो भी फर्टिलाइज़र के लिए जैसे एनपीके रेशियो है ना कि इतना ही होना चाहिए, इस तरीके से ही फर्टिलाइज़र्स की अपनी भी एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अंदर एक लिमिटेड मात्रा में चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो वैसी नहीं है तो 20 लाख तक का जुर्माना इसके अंदर हो सकता है। आपसे जस्ट इतना पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर अमेंडमेंट के अंदर में आपको बताए गए हैं, मतलब क्या क्या लागू किया जाएगा। तो स्टेट्स को अलाउ कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट की भी बात यहाँ पर है। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हरारी डंकी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हरारी डंकी की अगर हम बात करें न्यूज़ के अंदर यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने कहा है कि जो हरारी ब्रीड है डंकी की, उसको बचाने के लिए हम एक कंजर्वेशन रोड मैप तैयार करेंगे। इसको बचाने के लिए यहाँ पर मैपिंग जो है इसकी, मतलब कितने हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इनकी रेंज क्या है, कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। ये बेसिकली सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में यहाँ पर पाए जाते हैं। करंटली जो है वो थ्रेटन स्टेट में है। और अब बेसिकली देखो ये न्यूज़ जो है वो एनवायरमेंटल साइंस की यहाँ पर बन जाती है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो आपकी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग इन्वॉल्व है, इसकी वजह से आप इसको यहाँ पर पढ़ लो, ठीक है। और इसके कंजर्वेशन के लिए इमीडिएट स्टेप्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। पॉपुलेशन भी दी है, 2015 में 1200 के करीब मौजूद थे, 2021-22 में लगभग 400 के करीब ही मौजूद हैं। चैलेंजेस क्या हैं कंजर्वेशन में? हरारी डंकी की अनएवेबिलिटी, मतलब मेल जो हैं वो उनकी संख्या यहाँ पर गिर रही है, जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और भी चुनौतियाँ आपको दिख सकती हैं कि जो रियरर्स हैं जिनके पास ये डंकी हैं वो इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो इनसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी अपना जो जीवन यापन है वो करना है। तो डंकी मिल्क के ऊपर उनका जो लाइवलीहुड है वो टिका हुआ है, जिसकी वजह से वो जो हैं इसको यहाँ पर किसी भी तरीके से छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ें भी कुछ हद तक जो है वो एक चैलेंज के रूप में आती हैं कंजर्वेशन के अंदर। उसके बाद इंडिया प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया गया। 3rd इंडिया प्रोटीन डे था, 27 फरवरी 2022 को इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि नेशनल प्रोटीन डे है। अवेयरनेस फैलाते हैं हम कि भाई प्रोटीन डिफिशियंसी क्या होती है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज क्या होती हैं, उन सभी के बारे में हम बताते हैं। बेसिकली प्रोटीन के बारे में हम बताते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर में प्रोटीन आ जाता है। और हम बताते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उन सभी को बताते हैं कि आपकी डाइट में कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हम प्लांट और एनिमल प्रोटीन्स की बात यहाँ पर करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं कि ये प्रोटीन्स आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। ये 3rd ईयर था जब हमने बनाया, तो मैंने बताया आपको ये 3rd टाइम्स यहाँ पर आपका सेलिब्रेट किया गया। इसकी जो थीम थी आपसे पूछी जा सकती है, थीम का नाम है फूड फ्यूचरिज्म, याद रखना इन सारे पॉइंट्स को। उड़ीसा की सरकार ने और नाबार्ड ने एक पैक्ट यहाँ पर साइन किया है, उड़ीसा के अंदर फिश प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करेंगे। किसके बीच में हुआ है, क्यों हुआ है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी को भूलना चाहो भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा की सरकार इन्वॉल्व है, नाबार्ड इन्वॉल्व है, फिशरीज़ प्रोडक्शन को यहाँ पर बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब ये साइन किसके द्वारा किया गया, नोट इम्पोर्टेंट, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको कहते हैं FIDF, नाबार्ड के अंदर में फंड यहाँ पर आपका बना हुआ है। ये इस फंड से यहाँ पर पैसा निकाला जाता है और इससे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं। अब फिश प्रोडक्शन करना है तो नेट वगैरह सब चाहिए, फिशिंग बोट चाहिए, ओके, ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए पैसा जो है वो आपका यहाँ से आएगा। इनलैंड हो, मैरीन हो, सभी तरीके के सेक्टर्स उड़ीसा के अंदर यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। लगभग 119 करोड़ रुपए इनिशियली अप्रूव किए गए हैं। और ये जो आपका फंड है बेसिकली FIDF फंड, इसका जो टारगेट है वो ये है कि किसी भी तरीके से 8 से लेकर के 9% की फिशरीज़ प्रोडक्शन में सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर हासिल करनी है, ठीक है। मतलब पिछले साल अगर 100 टन यहाँ पर फिश प्रोडक्शन हुआ था, तो अगले साल गारंटीड 108 या 109 टन फिश का प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से जो है वो हम कुल मिलाकर के 20 मिलियन टन जो है कैपेसिटी करना चाहते हैं 2022-23 तक, जो कि फ़िलहाल करंट सेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने 2 MOU साइन किए हैं और ये एस्टेब्लिश करेंगे डंग बेस्ड पावर प्लांट एंड फूड इरिडेशन फैसिलिटी। देखो
ये जो वर्ड है जिसका नाम है आपका इररेडिएशन, इर और रेडिएशन आप इसको अलग कर लो। जो रेडिएशन है उसके ज़रिए हम जो है जो वायरसेस हैं या फिर पैथोजेंस हैं जो कि फूड के अंदर यहाँ पर आपके लग जाते हैं उनको यहाँ पर रिमूव करेंगे। कभी कभी फूड के अंदर बैक्टीरिया या मोल्ड जैसी चीज़ें यहाँ पर आपकी लग जाती हैं, इनको पैथोजेंस कहा जाता है। इनको रिमूव करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो, फूड बेकार ना हो या कोई और बीमारी यहाँ पर ना हो, ये टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जाती है। इसको कहते हैं फूड इरिडेशन, ठीक है। तो ये इरेडिएशन आप इसको कहो, ठीक है, फूड इरेडिएशन, इस तरीके से आप इसको कहोगे, ओके। तो ये तकनीक का यूज़ आप पैथोजेंस को रिमूव करने में यहाँ पर करोगे। तो ये 2 MOU यहाँ पर साइन हुए। एक के अंदर तो आपका फूड इरेडिएशन फैसिलिटी जो है वो सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, और दूसरा जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि डंग बेस्ड पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ पर लगेगा। तो जो फर्स्ट एग्रीमेंट है यानी कि आपका जो डंग बेस्ड पावर प्लांट है, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में मिलकर के यहाँ पर साइन किया है और डंग बेस्ड पावर प्लांट बनाएंगे। और इसमें जो है वो आपकी टेक्निकल जो गाइडेंस है वो बार्क के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जो दूसरा MOU है जिसके अंदर हम फूड इरेडिएशन फैसिलिटीज़ बनाएंगे, ये छत्तीसगढ़ सीड कॉर्पोरेशन के साथ प्लस जो आपका बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी है, इन दोनों ने साथ मिलकर के साइन किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये आपका सेंटर बनाया जाएगा। तो याद रखना दोनों चीज़ें, ये फूड इरेडिएशन सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ है, कौन बना रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ पर बनेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं IIT कानपुर, और IIT कानपुर ने एक डेवलप किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए हैं जो कि ये डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीज़ से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्टिकल्स यहाँ पर आपके बनाए गए हैं। अब देखो ये किस तरीके से वर्क करेंगे। तो ये नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनोइड मेटाबोलाइट इनका पूरा नाम है। तो आपसे जस्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ दिस बायोडीसीएम, ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो है वो क्या है। एक तो चीज़ ये हो गई, दूसरा ये दे भी देगा कि ये क्या है। ये है आपका बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स, किसने डेवलप किए हैं, IIT कानपुर ने डेवलप किए हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि ये जो हैं वो आपके डिजीज़ से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किए गए हैं। आपकी क्रॉप में फंगस लग गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए गए हैं। आप इन नैनो पार्टिकल्स को स्प्रे कीजिए और ये जो हैं वो आपके पेड़ों की अलग अलग शाखाओं में जाकर के उस बैक्टीरियल फंगस से लड़ सकते हैं। 2021 में जो नैनो पार्टिकल का इनोवेशन है वो ऐसा दूसरा इनोवेशन है जो कि IIT कानपुर ने किया है। इससे पहले IIT कानपुर ने जो है वो भू परीक्षक भी डेवलप किया था। भू परीक्षक जो है वो आपका सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है, ये सॉइल की टेस्टिंग करता है, ये हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है, और किस तरीके से करता है ये भी बताया था। और ये पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन थे जिससे कि आपका टाइम भी यहाँ पर रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ जो सॉइल की टेस्टिंग लैब में होती थी वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट आपके ऑन साइट इस काम को यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो भू परीक्षक ऐप किसने डेवलप किया भैया, IIT कानपुर ने। और ये नैनो पार्टिकल्स किसने बनाया है, IIT कानपुर ने। बायोडीसीएम इनका नाम है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, आप इनसे मुकर नहीं सकते। उसके बाद आगे चलते हैं BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। जैसे ज्वेलरी वगैरह है तो उस पर हॉलमार्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसी सब चीज़ों को डिसाइड करने का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं। इसी तरीके से आपको एक मिलेगी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन्होंने कहा है कि जितने भी सोया के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सोयाबीन आती है ना मार्केट में जिसको आप खाने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हो, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके जितने भी मेकर्स हैं, जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, ISI मार्क आपने देखा होगा। तो जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं, उनको अब अपना ISI मार्क यहाँ पर मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट बनाओगे उन सभी के ऊपर ISI मार्क डला हुआ होना चाहिए। ISI मार्क जो है वो स्टैंडर्ड कंप्लायंस मार्क होता है। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं इंक्लूडिंग दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसमें भी आपको यहाँ पर ये लगाना है। 1955 से बहुत सारी कमोडिटीज़ के लिए ये आपका मैंडेटरी किया गया है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए इसको मैंडेटरी किया गया है। आप देख सकते हो, आप अपने घर का कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक
हेलमेट वगैरह उठा करके देख सकते हो, उसके पीछे ISI का मार्क यहाँ पर होगा, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अब सोयाबीन प्रोडक्ट के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको लॉन्च किया है और ये एक वेबिनार यहाँ पर कर रहे थे जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन सोय प्रोडक्ट, जिसके बारे में ये बेसिकली सोय प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड यहाँ पर कर रहे थे। तो सोयाबीन जो है वो आपके घरों में यूज़ की जाती है एज अ वेजिटेबल प्रोटीन। पॉपुलरली हम इसको सोया बड़ी भी कहते हैं, सोय नगेट भी कहते हैं, सोय मिल्क भी आता है, टोफू है, सोय दही है। जो जितने भी सोय के प्रोडक्ट हैं उन सभी पर ये मार्क अब मैंडेटरी होगा ताकि इनकी क्वालिटी और सेफ्टी जो है वो बरकरार रखी जा सके। 7 जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए काम यहाँ पर किया गया है, BIS ने किया है। सोय फ्लोर है, सोय मिल्क है, सोय नट्स हैं, सोय बटर, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके लिए काम किया गया है। सर्टिफिकेशन जो है वो आपका हेल्प करेगा कि लोगों को पता चले कि इसकी क्वालिटी मेंटेन यहाँ पर रखी गई है और जो बेटर प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी और किसानों को भी। ठीक है, तो ये काम इसके लिए यहाँ पर किया गया है। BIS के बारे में जिसको नहीं पता, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में, आप देख सकते हैं कि ये BIS एक्ट 2016 के अंदर में यहाँ पर बनाई गई थी और जितना भी स्टैंडर्डाइजेशन का काम है वो यही यहाँ पर संभालती है। मार्केटिंग, क्वालिटी, सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड मैटर्स, जो भी यहाँ पर आपके इसको दिए जाएंगे उन सभी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन का काम यहाँ पर करेगी। ये जो है सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन होल्डर को इस चीज़ के लिए अनेबल करता है कि वो ऑफ़र कर सकता है थर्ड पार्टी गारंटी ऑफ क्वालिटी। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी रिलायबिलिटी, तीनों चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। अगर आपका BIS मार्क या फिर ISI स्टैंडर्ड अवेलेबल है तो आपको किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट आपके लिए क्वालिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी का ध्यान रखता है। ओके, ये बात इसके अंदर है। वाइल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, वॉलेंटरी है। अगर आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में आप चाहते हैं कि लेना चाहिए ताकि लोगों को भरोसा रहे हमारे प्रोडक्ट पर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देयर इज़ हाउएवर लिस्ट ऑफ आइटम जिसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ लिस्ट हैं जिनके लिए ज़रूरी हैं। अब ऐसे तो सिगरेट वाले क्यों करेंगे, ठीक है, तो ये आपके इसीलिए आपको मिलेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो आपकी मैंडेटरी कर दी गई हैं BIS के द्वारा कुछ हद तक। कोई तो एक लिस्ट है जो कि मैंडेटरी कर दी, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो वॉलंटरी यहाँ पर हैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 5 रीजनल ऑफिस भी आपको इसके मिल जाएंगे। ओके, अब दूसरी चीज़ आती है सीवीड, और सीवीड जो है उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पर बात चल रही है। सीवीड ग्रोथ हमें यहाँ पर करनी है। सीवीड का अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर यूज़ होता है। इसको आप मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हो, इसको आप कह सकते हैं कि बायोफ्यूल के रूप में इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये सी फूड के रूप में यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो सीवीड सेक्टर की ग्रोथ के लिए ग्रोथ एक प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसने मिलकर के यहाँ पर आपका फोकस कर रहा है कि इस चीज़ की ग्रोथ यहाँ पर की जाए। तो इसको कहते हैं सीवीड फार्मिंग, जब आप आर्टिफिशियली इस चीज़ को कर रहे हो, और सीवीड कल्चर भी इसी चीज़ का ही नाम है। अच्छा, सीवीड फार्मिंग या सीवीड कल्चर जो है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही एक पार्ट है, याद रखना इस चीज़ को। और इसी के अंदर जब हम फिश प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसी के साथ हम सीवीड कल्चर की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आपको मिलेगा कि इस तरीके से ग्रोथ करने की बात यहाँ पर है। सीवीड जो है वो सी ग्रासेस से डिफरेंट होती है। सी ग्रास अलग चीज़ हो गई, सीवीड यहाँ पर अलग चीज़ हो गई। अब यहाँ पर उसके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। सीवीड इज़ नॉन वेस्कुलर और प्लांट लाइक माइक्रो एल्गी, मैक्रो एल्गी, ठीक है, मैक्रो एल्गी है, मतलब दिखाई देती हैं, ठीक है, इस तरीके से नहीं है कि आप सूक्ष्मदर्शी से ही देखोगे तभी दिखाई देंगी। इनके अंदर स्टेम नहीं होते, रूट्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, इसीलिए आपको मिलेगा कि ये खुद से यहाँ पर स्टैंड नहीं हो सकती। इनके लिए एक सरफेस यहाँ पर इनको पहले से अवेलेबल कराना होता है जिसके ऊपर ये उग सकती हैं। ओके, तो सुपर फूड की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। मैंने बताया ये मेडिसिन के रूप में भी यहाँ पर यूज़ होती हैं और इनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी भारी मात्रा में होते हैं, तो फूड प्रोडक्ट के रूप में इनका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। सी वीड के अंदर याद रखना स्टेम्स नहीं होते, रूट्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, लेकिन सी ग्रास जो होती हैं उनके अंदर स्टेम्स भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, लीव्स भी होती हैं। दोनों में अंतर है। सी ग्रासेस के लिए किसी तरीके की सरफेस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ओरिजिनली सरफेस को ढूंढ लेंगी जैसे पेड़ उगते हैं, लेकिन सी वीड के लिए ऐसा नहीं है। आपको स्टील का कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल कराना पड़ेगा जिसको सी वीड फार्मिंग के जरिए अवेलेबल कराया जाता है। BFSL ने पार्टनरशिप की है क्रेडिट AI के साथ मिलकर के, और ये जो हैं वो लॉन्च करेंगे उन्नति को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फार्मर्स के लिए।
उन्नति को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने साइन किया है? BFSL पार्टनर्स और क्रेडिट AI। अब ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये मैं दिखाना चाहता था आपको कि इस तरीके की न्यूज़ को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करा करो, ये ज़्यादा काम की नहीं होती हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटे MOUs यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, क्रेडिट अवेलेबल करा रहे हैं बहुत सारे बैंक, कोई पब्लिक सेक्टर का बैंक है, SBI है, PNB है, ऐसे MOU करता है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट से करता है, किसी बड़ी फर्म से करता है, लेकिन ये ज़्यादा छोटी न्यूज़ यहाँ पर हो जाती हैं, ओके। तो ये काफ़ी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ो। वैसे मैंने स्लाइड में डाल दी हैं, जब न्यूज़ एग्रीकल्चर की है तो डाल दो, ठीक है, एक निगाह में निकल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है और इसका नाम है CAI क्रेडिट AI फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर में बेस है। और ये जो है वो आपकी उन्नति कॉन्टैक्ट लेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराएगी फार्मर्स को। ये जो है वो लॉन्च किए गए थे कर्नाटक के अंदर, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह स्टेट्स में भी ये फैलेंगे। तो किन दो के बीच हुआ, क्यों हुआ, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, और एग्री बाज़ार ये एक फर्म है, ये न्यूज़ बड़ी हो जाती है क्योंकि इसका मकसद ही कुछ और है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड वगैरह अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, फार्मर्स को फुल्ली अपडेट करने के लिए काम यहाँ पर होगा। एग्री बाज़ार ने लॉन्च किया है रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल। तो क्या किया, किसने किया? एग्री बाज़ार ने किया, ओके। इंडिया का सबसे बड़ा एग्री ट्रेडिंग मार्केट प्लेस है एग्री बाज़ार, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ये बनाया गया है एग्री बाज़ार, नाम से ही आपका पता चल जाएगा। इन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के किया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने ही चूज़ किया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अभी मैंने पढ़ाया 2-3 महीने पहले, जिसका नाम था एग्री स्टेक प्रोग्राम। एग्री स्टेक प्रोग्राम जो है वो फार्मर्स का जितना भी डाटा है उसको डिजिटाइज करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो ये सब साथ मिलकर के जो है वो एक रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो क्रॉप जो है उनका पूरा मॉडल डेवलप होगा, फार्मर ये देख पाएगा कि भाई मुझे कौन सी फसल यहाँ पर उगानी है, वेदर पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, तो रिमोट सेंसिंग से होगा, मतलब करंटली अपडेट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल यहाँ पर डेवलप किया जाए, और ये जो है वो फार्मर्स को अवेलेबल हो, ताकि वो प्रिसीजन फार्मिंग को यहाँ पर बढ़ा सके। प्रिसीजन फार्मिंग को हम सैटेलाइट फार्मिंग भी कहते हैं, ओके, और स्मार्ट फार्मिंग भी साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेते हैं, बट इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर होता है। बट आप समझो कि जो सैटेलाइट वगैरह का डाटा है, रिमोट सेंसिंग डाटा है, उस सबको यूज़ करते हुए प्रिसीजन फार्मिंग यहाँ पर आपकी की जाती है, और उसी में ही अब हम क्रॉप मॉडल अवेलेबल यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल होता क्या है? तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, सॉइल के बारे में, लैंड के बारे में, सब काम वर्चुअली होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पर होगा, सैटेलाइट्स के जरिए, एयरक्राफ्ट जरिए ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अंदर ये सब हम डाटा उठाएंगे, क्रॉप मॉडल तैयार करेंगे, हम सॉइल उठाएंगे, ठीक है, उसके ज़रिए क्रॉप मॉडल तैयार होगा। वेदर पैटर्न्स सैटेलाइट के ज़रिए रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे, सॉइल कंडीशंस भी मॉनिटर यहाँ पर होती रहेंगी, जिसकी वजह से हम एक अच्छा जो मॉडल है वो यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। ये देखेगा कि आपकी सॉइल है उसके अंदर डिफिशियंसी तो नहीं है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर डिफिशियंसी तो नहीं है, या वाटर सरप्लस तो नहीं है, वीड इन्फेस्टेशन तो नहीं है, इंसेक्ट डैमेज तो नहीं हो रहा, हेल डैमेज, विंड डैमेज, हर्बिसाइड डैमेज, प्लांट पॉपुलेशन, ये सब चीज़ों को ये यहाँ पर चेक करेगा। इसका डाटा का कलेक्शन किया जाएगा ताकि प्रिसीजन फार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। मैंने बताया एग्री स्टेक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और डिजिटल डाटा स्टेक तैयार करेंगे इन्फॉर्मेशन का। सब रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर इसके अंदर मौजूद होंगे, स्पेशली लैंड रिकॉर्ड्स आपके मौजूद करने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो डाटा सेट यहाँ पर तैयार होगा, इसके ज़रिए हम फार्मर बेसिकली ये जान पाएगा कि मुझे कब क्या चीज़ खरीदनी है, बाई करनी है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस कौन सी होनी चाहिए, वेदर पैटर्न्स की इन्फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट कब अवेलेबल होगा, कब नहीं अवेलेबल होगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन कौन से होने चाहिए, ये सब चीज़ें उनको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है मार्केट में, तो मार्केट में यही चीज़ें आपकी चल रही हैं, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको मिलेगा काला नमक राइस जो है वो न्यूज़ के अंदर यहाँ पर आया। बेसिकली सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जानकारी यहाँ पर ली कि भाई आप कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पर बढ़ावा देना शुरू करेंगे। अब पर्टिकुलर स्टेट है और उसके अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिल जाएंगी। उन सभी का एक प्रोडक्ट यहाँ पर उठाना था, तो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग समय पर ये प्रोडक्ट को यहाँ पर देते रहते हैं, ओके। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर इनिशिएटिव है, उसके अंदर काला नमक पैडी को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है, ओके।
इसके ज़रिए 12 करोड़ रुपए भी यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं कि जो ये राइस वैरायटी है उसका प्रमोशन हम यहाँ पर करेंगे। और ये जो आपका काला नमक राइस है तो ये आपको मिलेगा कि इसका जो नाम है वो बेसिकली काला इसलिए है क्योंकि इसका जो हस्क होता है वो ब्लैक होता है। ये वाला इमेज देखिए आप इधर वाली, ठीक है, ब्लैक कलर के जो हैं ये हस्क है। ओके, ये जब आप इसको छीलोगे तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो काला इस तरीके से और माइल्ड साल्टी टेस्ट इसके अंदर है, इसीलिए इसको नमक कहते हैं। ओके, तो काला नमक इसका नाम इसलिए पड़ा। फाइनेस्ट राइस वैरायटी आपको मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिकली सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इट इज़ अ नॉन बासमती, ये भी आपको याद रखना है, राइस की वैरायटी है, उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में उगाई जाती है। तराई रीजन में उगाई जाती है, स्पेशली सहारनपुर का नाम आप यहाँ पर याद रखोगे। राइस डिजीज़ इसके अंदर नहीं लगती बिल्कुल भी। आपने इसको उगाया तो कोई किसी तरीके की कोई डिजीज़ नहीं लगेंगी, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी रोट हो, कोई भी स्पॉट हो, नहीं देखने के लिए मिलेगा। वाटर रिक्वायरमेंट भी लो है, यानी कि वाटर जो है कंपेयर टू द अदर राइस वेराइटीज़ कम यहाँ पर लगता है। इनको बुद्धा का महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑफरिंग्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा के नाम से जाना जाता है। फेमसली इसको यहाँ पर ये कहते हैं और इसको रिब्रांड किया जाएगा एज बुद्धा राइस। हम इसका नाम जो है वो चेंज करके आप देख सकते हैं बुद्धा राइस भी रखने की यहाँ पर सोच रहे हैं। ओके, तो ताकि इनको बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के अंदर में और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ये सारे पॉइंट आपको इसके अंदर में लिखेंगे। ऐसे ही आपको मिलेगा ODOP स्कीम के अंदर असम से जो है वो असम की जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है उसको उठाया गया है भूत जोलोकिया। मैंने इसके बारे में बताया है, दुनिया की सबसे हॉटेस्ट चिली ये आपको मिल जाएगी, भूत जोलोकिया इसको हम यहाँ पर कहते हैं। इसको GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ था 2008 में, याद रखना। इससे पहले जो हमने काला नमक राइस पढ़ा इसको भी GI सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो इन सब के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए काम यहाँ पर आपका किया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी कि भाई ये सब काम यहाँ पर हो रहा है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, ये सब भूलने वाले नहीं होते। तो असम के अंदर का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंदर में इसको सेलेक्ट किया गया असम के द्वारा, और ये इसका प्रमोशन यहाँ पर आपका करेंगे। इसके अंदर एक स्पेशल तरीके की कह सकते हैं कि आपको पता है कि जितनी भी चिलीज़ हैं उन सभी के अंदर कैप्सिसिन तो पाया ही जाता है, जो कि एक केमिकल कंपोनेंट यहाँ पर होता है, और यही डिटरमाइन करता है कि कितनी ज़्यादा हॉट वो चिली यहाँ पर हो सकती है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि ये जो है वो आपकी टंग को बर्न तक कर सकती है, बॉडी को स्वीट तक कर सकती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो चिली है वो आपकी यहाँ पर हार्ड होती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कहाँ का है, GI टैग है नहीं है, 1 और डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंदर में है, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ही न्यूज़ में आ गया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में बेसिकली क्या न्यूज़ में आया, तो एनुअल प्रोक्योरमेंट जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का यहाँ पर हो गया है। 1 लाख करोड़ रुपए से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या, एक इधर से बायर आएगा, एक इधर से सप्लायर आएगा, सब ट्रांजैक्शन यहाँ पर करेंगे, अलग अलग तरीके के बैंक मौजूद होंगे, सब काम यहाँ पर होंगे। तो उन सब के द्वारा जो ट्रांजैक्शन है वो लगभग 1 लाख करोड़ के प्रोक्योरमेंट ट्रांजैक्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। फिर वही बात, अब ये इसके नीचे जो लाइन है ये आपका फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए चाहे ये न्यूज़ में हो या ना हो, ठीक है। तो इतना पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या, ये ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट है, कॉमन यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा होस्ट किया जाता है, तो इसके ऊपर वर्चस्व जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का, याद रखना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज़ का नहीं है। ओके, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल इसको मेंटेन और होस्ट करने का काम करता है। इसमें यह सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी, इफिशियंसी मेंटेन रहेगी, स्पीड भी यहाँ पर बनी रहेगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर। उसके बाद एक 3 पार्टी एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने CSIR के साथ मिलकर के और ICAR के साथ मिलकर के एक MOU यहाँ पर साइन किया है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो है वो आयुर्वेद आहार इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का यहाँ पर है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो कि 2023 को डिक्लेयर किया गया बजट के अंदर भी, उससे पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर, इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे कि भाई मिलेट्स किस तरीके से ज़रूरी हैं, आयुर्वेद आहार किस तरीके से ज़रूरी हैं, उन सभी पर जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स इन चीज़ों से रिलेटेड हैं या फिर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उन सब के बीच में सिनर्जी लाने का काम करेंगे, कोलैबोरेशन हम उनके बीच में यहाँ पर बढ़ाने का काम करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो फूड एंड एग्रीकल्चर के नेशनल गोल्स हैं लाइक
न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करनी है, मदर्स जो हैं उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम कम करनी है। ठीक है, ये सारे जो काम है वो आपके इस प्रोग्राम की सक्सेस को देखते हुए यहाँ पर किए जाएंगे। तो किस तरीके से काम हो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। ये जो है हॉर्टिकल्चर से लेकर के आपके अलग अलग जो फूड नॉलेज हैं सभी चीज़ों पर फोकस यहाँ पर करेंगे। इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम ही ये होगा कि किसी भी तरीके से फूड सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाए और एनहेंस किया जाए लाइवलीहुड, इनकम भी उनकी बढ़ाई जाए फार्मर्स की। तो एक इसके अंदर जो है वो आपका जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा और इसके अंदर जो ऑफिसर्स होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के होंगे, ICAR के होंगे और CSIR के भी यहाँ पर होंगे। तीनों के तीनों मिलकर के एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाएंगे और ये 1 साल में लगभग 2 बार मिलेगा। और इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन की जाती हैं कि जो MOU हमने साइन किया है उसका राइट तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब प्रोग्राम्स सही तरीके से चल रहे हैं नहीं चल रहे, कुछ लक्ष्य हासिल हुए या नहीं हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं इधर उधर की चीज़ों पर तो नहीं हो रही, जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों पर आपका ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ये इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा। इतना आपको इससे पता होना चाहिए। अब ये MOU है लेकिन आप देखो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ये याद रखना है। गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है जीनोम एडिटिंग क्रॉप फ्रॉम स्ट्रिंजेंट GM रेगुलेशन। हुआ क्या है कि हम जितनी भी क्रॉप हैं वो अगर जीनोम एडिटिंग है, मतलब उनके अंदर संरचना को चेंज किया गया है, जैसे BT कॉटन्स हैं इस तरीके से जीनोम एडिटिंग की गई है क्रॉप्स के अंदर, तो हम उनको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे हेल्थ रीजंस और एथिक्स के कुछ रीजंस यहाँ पर सामने आ जाते हैं। तो उन सब पर रेगुलेशंस ज़रूरी होती हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया है, किस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने अभी अभी यहाँ पर इस काम को यहाँ पर किया। इन्होंने जो 2 वैरायटीज़ थी प्लांट की, कौन सी थी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, SDN1 थी, SDN2 थी, ये जीनोम एडिटेड वैरायटीज़ थी प्लांट्स की, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया है रूल्स से। और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स थे जो कि स्ट्रिंजेंट GM क्रॉप्स को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते थे, उनमें से इन 2 प्लांट वैरायटीज़ को रिमूव यहाँ पर कर दिया है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो रूल नंबर 7 और 11 है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड के अंदर में वर्क कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के। ओके, और इसके अंदर आप देखें कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और स्टोरेज, सभी चीज़ जो है वो इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर आपकी गवर्न की जा रही है। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखो कि मिनिस्ट्री ने इसको यहाँ पर आपका रिमूव जो है वो कर दिया है। जीनोम एडिटिंग जो है वो 2012 से स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम जो है सिक्योरिटी का इशू जो है वो सबसे पहले रखेंगे। न्यूट्रिशनल सुपीरियरिटी हम हासिल कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ज़रिए, बट उससे पहले सिक्योरिटी यहाँ पर आपकी बनती है। तो ये एग्जाम्पशन किया गया है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट समझो कि ये जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुछ हद तक आपके इस एक्ट के द्वारा भी कवर किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। ओके, ऑलराइट, उसके आगे हम आगे बढ़ें तो आपको मिलेगा अलग अलग स्टेट्स, उन सभी ने अपना बजट यहाँ पर पास किया। आपको पता है फरवरी मार्च में बजट जो है वो पेश किए जाते हैं अलग अलग सरकारों के द्वारा। तो सभी सरकारों ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए, कुछ ने एजुकेशन के क्षेत्र में लिए, सभी क्षेत्रों में यहाँ पर लिए गए। तो एग्रीकल्चर में भी कुछ स्टेट्स ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिए, वो कुछ खास नहीं थे, सिर्फ पैसा एलोकेट किया, कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं की, ना ही किसी स्कीम का जिक्र यहाँ पर किया। लेकिन 1-2 स्टेट हैं जिन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने स्कीम्स का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया। तो अगर हम उनकी बात करें तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कृषक बंधु स्कीम यहाँ पर आपकी वेस्ट बंगाल की सरकार ने बजट दिया और वहाँ पर कृषक बंधु जो स्कीम है उसको इम्प्रूव करने के लिए कदम यहाँ पर उठाए गए हैं और लॉन्च किया है कृषक बंधु, डबल करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स के लिए। तो इसके अंदर जो 10,000 पर एनम के हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस किसानों को यहाँ पर दी जाएगी और इसके लिए किसान बंधु डेथ बेनिफिट कंपोनेंट भी लॉन्च किया गया है। और अगर 18 से लेकर के 60 साल की उम्र तक किसी फार्मर की डेथ यहाँ पर हो जाती है तो उसकी फैमिली को लगभग 2 लाख रुपये का जो ग्रांट है वो यहाँ पर दिया जाएगा एज अ सोशल सिक्योरिटी। और ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वेस्ट बंगाल की स्कीम है, किसने लॉन्च की है सब पता होना चाहिए। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का बजट लॉन्च हुआ, उसके अंदर भी हमने यहाँ पर बात की। हमने जो है वो 14 मिल्क विलेजेस बनाने की बात की है। इसके अंदर मिल्क की प्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी भी तरीके का एडल्ट्रेटेड मिल्क यहाँ पर नहीं होगा, प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिल्क देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम भी यहाँ पर आपकी लॉन्च की गई है। जितनी भी भेड़ें हैं उन सभी के डेवलपमेंट के लिए लगभग
1200 के करीब शीप या गोट यूनिट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश की जाएंगी। ये सब याद रखो। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में फिश प्रोडक्शन को भी यहाँ पर बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। कितना नोट इम्पोर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मिल्क विलेजेस बनाए जाएंगे। 14 मिल्क विलेजेस 2022-23 तक बनाने की बात है। उसके बाद अगर हम देखें तो JSW सीमेंट ने साइन किया है एग्रीमेंट। ये फिर वही छोटी जो न्यूज़ हैं वो आ जाती हैं। और ये जो JSW सीमेंट्स हैं, इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट वहाँ पर जनरेट होगा उससे बायोमास एनर्जी जो है वो बनाई जाएगी। तो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए काम है। इससे स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। उसके बाद तेलंगाना पहला स्टेट यहाँ पर बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आपको मिल जाएगी। तेलंगाना पहला स्टेट बना है इंडिया के अंदर जो इम्प्लीमेंट करेगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स नाम सही है। अगर एक पर्टिकुलर तरीके की क्रॉप उगाई जाती है तो उसको डाइवर्सिफाई करने का काम यहाँ पर करना है। जो जितना अच्छा करेगा उसको उतनी अच्छी रैंकिंग यहाँ पर दी जाएगी। आप सिर्फ एक ही फसल उगाए जा रहे हो, आप सिर्फ चावल उगाए जा रहे हो तो आप सबसे नीचे जाओगे। चावल के साथ आप और जो मिलेट्स हैं वो भी उगा रहे हो तो आप सबसे ऊपर रहोगे। ठीक है, तो ये काम आपका यहाँ पर हुआ है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि तेलंगाना ऐसा करने वाला पहला स्टेट यहाँ पर बना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न्स को चेक करेगा। ये इंडेक्स तैयार की गई है और ये काम यहाँ पर होगा। तो CDI के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अंदर तेलंगाना जो है वो 77 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को यहाँ पर चेक करेगा, जिनमें से कि आउट ऑफ विच ओनली 10 क्रॉप्स जो हैं वो मोस्टली ग्रेन्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए चूज़ की गई थी। ये सब जो है काम तेलंगाना के अंदर हो रहा है कि जो क्रॉप्स हैं वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर चूज़ की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट्स लाइक निर्मल है, विकाराबाद है और ये आपको मिल जाएगी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये जो हैं वो मोस्ट डाइवर्स डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर के आई हैं। स्टेट के अंदर टॉप 3 रैंकिंग पर ये यहाँ पर आई हैं। तो लीस्ट डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपकी मिल जाएंगी ये तीनों की तीनों डिस्ट्रिक्ट। इनको आपको रटना नहीं है, याद भी नहीं करना। और यहाँ पर जो है वो सिर्फ पैडी उगाए जा रहे हैं। ये किसी भी तरीके की और जो मेज़ वगैरह हैं वो सब नहीं दिखा रहे हैं। मेज का जो एरिया है वो डिक्लाइन हो रहा है इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि बॉटम 3 की हैं। और जो क्रॉपिंग एरियाज़ है कॉटन का वो यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली जो फोकस है वो आपका पैडी कॉटन की तरफ है। तो ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स है इसके अंदर हम फूड क्रॉप्स हैं, नॉन फूड क्रॉप्स हैं या फिर कैश क्रॉप्स हैं, उनकी 77 डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स जो हैं वो सारी की सारी तेलंगाना में यहाँ पर उगाई जाती हैं। उनमें से आपकी 10 जो हैं वो फिलहाल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अंदर चेक की जाती हैं कि उनका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इंडेक्स जो है वो आपकी, ये मैंने बताया कि सिंगल क्रॉप के लिए आपकी सिंगल वैल्यू डिफाइन है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेट ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, तो डायरेक्ट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस तरीके से। मैनी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपकी मिलेंगी स्टेट के अंदर। उनकी वैल्यू जो है वो रेंज करती है 0 से लेकर के 5 तक। और हायर वैल्यू का मतलब ये है कि ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है। मतलब आप सिर्फ राइस नहीं उगा रहे, आप राइस के साथ कॉटन भी उगा रहे हो, आप उसके साथ साथ मिलेट्स लाइक मेज भी आप यहाँ पर उगा रहे हो। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। इंडेक्स जो है वो हेल्प कर सकती है कि स्टेट के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लेवल्स क्या हैं उन सभी को चेक करने में। पैडी है, मेज है, उसके अलावा अलग क्रॉप जो हैं लाइक पल्सेस वगैरह, पल्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी प्रोडक्शन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि लगभग 77 वैरायटीज़ जो हैं वो स्टेट के अंदर उगाई जाती हैं। लीस्ट डाइवर्स एरियाज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये इंडेक्स जो है वो बेस लाइन के रूप में यहाँ पर वर्क करेगी। फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन जब हम यहाँ पर मापेंगे तो इस इंडेक्स के इस बार के जो डिसीजंस हैं उनको हम एज अ बेस लाइन यहाँ पर तैयार करेंगे। निर्मल है, विकाराबाद है और संगारेड्डी 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप पर यहाँ पर आपकी रही हैं। तो ये टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट भी दिखाई गई हैं, बट इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो आपको मिलेगा कि विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है वो पहला स्टेशन यहाँ पर बन गया है ईस्ट कोस्ट के अंदर। याद रखना, ईस्ट कोस्ट के अंदर जिसने वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट के अंदर पहला स्टेशन बना है। तो फिर वेस्ट कोस्ट के अंदर यहाँ पर कौन सा बना था? तो वेस्ट कोस्ट के अंदर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो बेसिकली ये है आपका तिरुपति रेलवे स्टेशन। ठीक है, तिरुपति रेलवे स्टेशन जो है वो फर्स्ट स्टेशन था साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर जिसने वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया था। और वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इन्होंने कलमकारी, टेक्सटाइल और आर्ट वुड क्राफ्ट को प्रमोट करने की बात कही थी। अब जो है वो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है जो कि ईस्ट कोस्ट का यहाँ पर बना है। और ये जो है वो आपका
पहला स्टेशन है ईस्ट कोस्ट का, जो इस स्कीम को यहाँ पर आपका लॉन्च करेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन में इसको लॉन्च करने का काम करेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसके अंदर से आपको ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो आपका वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है, ये भी इसी तरीके से है जैसे आपका वन नेशन वन प्रोडक्ट है। सेम चीज़ें हैं, सेम कंसेप्ट है। और इसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का ही एक कंसेप्ट, एक कंपोनेंट या फिर एक स्कीम जो कि इसके पार्ट से निकल करके आई है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ऐसी सब चीज़ें जो है वो बजट के अंदर भी बताई गई थी और इसके लिए फॉर्मलाइजेशन स्कीम भी यहाँ पर आपकी चालू है। ओके, तो ये स्टेशन यहाँ पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट कोस्ट के अंदर कौन सा स्टेशन है, तो ये स्टेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। इस स्टेशन के अंदर आपको मिलेगा कि इथिकोपिका टॉयज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, उन सभी को हम यहाँ पर प्रमोट करने का काम करेंगे। जैसे तिरुपति रेलवे स्टेशन के अंदर कलमकारी पेंटिंग्स, टेक्सटाइल और आर्ट वुडक्राफ्ट को यहाँ पर प्रमोट करने का काम था, ऐसे ही आपको इथिकोपा, ठीक है, इथिकोपिका, ये ऐसे इसको प्रोनाउंस कर लो, कैसे भी कर लो यार, ठीक है। ये जो है हम इसको प्रमोट करने का काम करेंगे। इसको जीआई टैग भी यहाँ पर मिला हुआ है 2017 में। आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल करके आ रही हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो इसको मिला हुआ है इथिकोपिका को, और ये टॉयज़ हैं आंध्र प्रदेश के। 2017 में जीआई टैग इसको यहाँ पर मिला हुआ है। और अब इसको यहाँ पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट या वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंदर में प्रमोट करने का काम करेंगे। उसके बाद इंडियन पोटाश लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है इजराइल की कंपनीज़ के साथ, और ये जो है वो एमओपी का मतलब होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, एक तरीके का पोटेशियम क्लोराइड ही है ये, इसका दूसरा नाम पोटेशियम क्लोराइड के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। फर्टिलाइज़र के रूप में यहाँ पर यूज़ होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है वो लगभग 60% पोटाश यहाँ पर होता है। तो हम जो है इस म्यूरेट ऑफ पोटाश को यहाँ पर इंपोर्ट करने का काम करेंगे। इजराइल से हमारी सप्लाई जो है वो यहाँ पर आएगी। इस एमओयू के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। एमओयू किसके बीच में साइन हुआ है, तो इंडियन पोटाश लिमिटेड के अंदर प्लस इजराइल केमिकल लिमिटेड के साथ। ओके, इन दोनों ने इस एमओयू को यहाँ पर आपका साइन किया है और ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इससे जो इंडिया के अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए भी कमिटेड है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ तो यहाँ पर बढ़े, फार्मर्स की इनकम भी यहाँ पर बढ़े, तो उनके लिए फर्टिलाइज़र अवेलेबल कराना भी ज़रूरी हो जाता है। और इसी के लिए हमने देखा कि जो फर्टिलाइज़र ऑर्डर थे उनको भी यहाँ पर आपका अमेंड किया जा रहा था। ओके, तो इजराइल जो है वो हमें फर्टिलाइज़र यूज़ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल कराएगा, और किस तरीके से जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ किया जाए, वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इंडिया और इजराइल की बात करें तो हम पहले से ही कई सारे सेक्टर्स में कह सकते हैं कि कोऑपरेशन कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि फर्टिलाइज़र जो है, और फर्टिलाइज़र के अंदर भी एमओपी जो है वो यहाँ से आपका इंपोर्ट होगा, इजराइल से इंडिया की तरफ को आएगा और इंडिया में हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। केरल जो है वो पहला स्टेट यहाँ पर बना है जो इंट्रोड्यूस करेगा कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का मतलब होता है जितनी कार्बन रिलीज़ कर रहे हो उतनी एब्जॉर्ब करने का काम भी आप यहाँ पर करोगे। ओके, या फिर कार्बन को आप रिलीज़ ही नहीं होने दोगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो केरल पहला स्टेट यहाँ पर बना है। केरल पहला स्टेट बना जिसने कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सेलेक्ट लोकेशंस पर यहाँ पर आपका लॉन्च किया है। देखो, कार्बन न्यूट्रल प्रैक्टिसेस करोगे तो सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहेगी, ग्राउंड वाटर लीचिंग कम होगी, यूट्रोफिकेशंस की प्रॉब्लम कम होंगी, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो यहाँ पर आपका कम होगा। केरल गवर्नमेंट ने भी अपना बजट लॉन्च किया 2022-23 का, और उसमें इन्होंने 6 करोड़ रुपये कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स के लिए यहाँ पर दिए हैं। पहले फेज़ के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो लगभग 13 फार्म्स यहाँ पर चूज़ किए गए हैं स्टेट्स के अंदर, उनमें कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग यहाँ पर की जाएगी। और सेकंड फेज़ में जो है वो लगभग 140 और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को लॉन्च किया जाएगा। वातावरण में कार्बन के रिलीज़ के लिए आपका जो कह सकते हैं कि एनिमल्स है, एनिमल रियरिंग है यानी कि लाइव स्टॉक है, वहाँ से भारी मात्रा में मीथेन यहाँ पर वातावरण में निकलती है। राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ से भारी मात्रा में मीथेन यहाँ पर निकलती है, और जो वेटलैंड्स यहाँ पर होते हैं वहाँ से भी भारी मात्रा में मीथेन निकलती है। वातावरण में मीथेन CO2 से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से कार्बन मतलब क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है।
कुल मिला के ये सब चीज़ें हमें रोकनी है। ये जो CH4 वातावरण में गया इसको नहीं जाने देना है, और उसके लिए ये जो मेथड्स हैं वो आपके वर्क करेंगे। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग केरल करेगा, ठीक है, तो ये पॉइंट पता होने चाहिए। उसके बाद ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ, और इसके अंदर आपको मिल जाएंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने सुखेतम डेयरी इनिशिएटिव के साथ और नेपाल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के नेपाल के अंदर जो याक डेयरी की एंटरप्राइजेज है उसको यहाँ पर बढ़ावा देंगे। ओके, तो जस्ट छोटी सी न्यूज़ है, ऐसी 3 न्यूज़ आपको वीडियो के अंदर मिल गई हैं जो कि बहुत ही लो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लो लेवल की न्यूज़ यहाँ पर हो जाती हैं। तो याक की जो हर्डर्स हैं, मतलब जो याक वगैरह को पालते हैं और उनके मिल्क प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं, उन सभी के लिए ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये MOU इन तीनों के बीच में यहाँ पर साइन हुआ। याक बेस्ड बिजनेस मॉडल को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए नेपाल के अंदर ये काम किया गया। नीति आयोग और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के एक बुक लॉन्च की है, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030। 2030 तक इंडियन एग्रीकल्चर का सिनेरियो क्या होगा, इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा ये बुक यहाँ पर रिलीज़ की गई। बुक को कंपाइल किया गया है बाय नीति आयोग एंड FAO, रिलीज़ की गई नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। इसका पूरा नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा नाम यहाँ पर आप देखोगे तो है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पाथवे फॉर एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, मतलब हमें फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करनी है, सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम्स को अपनाना है। ये पूरी बुक का नाम है, तो आप समझ सकते हो कि बुक के अंदर क्या क्या होगा। पब्लिश की गई है बाय द स्प्रिंगर पब्लिकेशन के द्वारा। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया नीति आयोग के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बुक एडिट की गई है बाय रमेश चंद्र के द्वारा, प्रमोद जोशी के द्वारा, श्याम खेड़ा के द्वारा। इनका नाम याद नहीं रखना किसी का भी, ठीक है। बुक के अंदर जो है ये दिखाया गया है कि हम किस तरीके से 2030 तक जो लक्ष्य हैं हमारे उनको हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें इस बुक के अंदर दिखाई गई हैं, और बुक जो है इस चीज़ पर एम्फेसिस करती है कि आने वाले समय में जो चैलेंजेस होंगे एग्रीकल्चर फेस करेगी इंडिया की, ग्लोबल लेवल की, नेशनल लेवल की, उनसे किस तरीके से बचा जाए, वो सब बुक के अंदर लिखा गया है। ये बुक यहाँ पर रिलीज़ की गई है, आप देख सकते हैं स्प्रिंगर पब्लिकेशन की बुक है, और नीति आयोग के एसोसिएशन में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर कुछ थीम्स हैं, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स गवर्नेंस में सुधार लाए जा सकते हैं, डायट्री डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी हासिल की जा सकती है, क्लाइमेट रिस्क से कैसे बचा जा सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, वाटर है, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, इन दोनों को साथ में किस तरीके से बचाया जाए, पेस्ट, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, बायोसिक्योरिटी। आप समझते हैं कि हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या परेशानियां हमारे सामने हैं। उन देखो, ये ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, अपनी तरफ से तो लिख दो कम से कम, ठीक है, कि अपनी तरफ से तो लिखो कि हाँ भाई क्या थीम हो सकती हैं। भाई वो थीम होंगी जो चैलेंजेस यहाँ पर मौजूद हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे हासिल करोगे, सेम चीज़ें आपको बार बार यहाँ पर हर स्लाइड के अंदर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि सेम आपको मिल रहे हैं। तो आप समझो कि चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, इश्यूज़ कॉमन है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ों पर, मतलब सारे जो मुद्दे हैं वो एक ही चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, तो उनको पकड़ करके यहाँ पर रखो। पेस्ट से बचना है, हाँ भी बचना है, वरना फसल नष्ट हो जाएगी। तो कोई भी प्रोग्राम होगा पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसके अंदर। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखो भाई। ओके, और हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखो। अब इतना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये ऐसे वगैरह लिखना हो तो ये आपको पता है कि क्या क्या चुनौतियां हैं। हाँ, पॉइंट याद करने के भी होते हैं, लाइक फैक्ट वाली चीज़ें हैं। तो ये याद रखो कि ये जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग FOA के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यहाँ पर आपके ICAR सुगन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए हुए 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। 2 प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किए हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। ICAR के अंदर जो आपका अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें ही आपका शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी है। उसने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एक है आपका केन जैम, ओके, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर एंटोमो पैथोजेनिक नीमेटोड EPN फॉर्मुलेशन, जो कि एक बायोपेस्टिसाइड यहाँ पर है। और ये जो है वो आपके लॉन्च किए गए। 93 एनुअल जनरल मीटिंग ICAR की यहाँ पर चल रही थी, उसके अंदर इन चीज़ों को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पिछले 1 साल से हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसके अंदर 5 किलो चावल या गेहूं आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में यहाँ पर दिए जाते हैं। पहले इसके अंदर 1 kg की आपको जो पल्स है वो भी यहाँ पर दी जाती थी, लेकिन अब वो पल्स यहाँ पर ख़त्म कर दी है। इसको आगे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसको पहले मार्च तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसको सितंबर 2022 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। और अब जो है इसके बेनिफिट आपको सितंबर 2022 तक भी मिलेंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, मैंने आपको सब बता दिए।
और इसके अंदर जितने भी ऐसे राशन कार्ड हैं जिनके पास या फिर अंत्योदय अन्न योजना स्कीम को उन्होंने ऑप्ट आउट कर रखा है, उन सभी को यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे इसके अंदर। और FCI इसकी नोडल एजेंसी यहाँ पर है। ये सारे पॉइंट आपको इसके अंदर के काम के याद रखने हैं। बेंगलुरु रोज ओनियन न्यूज़ के अंदर आया। न्यूज़ के अंदर ये सारे के सारे GI टैग के प्रोडक्ट हैं जो पिछले कुछ समय से न्यूज़ के अंदर हैं, और ये सब इसी वजह से हैं क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग तरीके के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कुछ प्रोडक्ट न्यूज़ के अंदर आ रहे हैं। तो बेंगलुरु रोज ओनियन जो है वो कहाँ का है, तो आपको मिलेगा कि ये आपका कर्नाटक का फूड प्रोडक्ट है, और 2015 में इसको GI टैग यहाँ पर दिया गया था। इसको हम यहाँ पर मिलेगा आपको कि गुलाबरुली भी यहाँ पर कहते हैं, और ज़्यादा इसके जो फीचर्स हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तो ध्यान में रखो कि ये प्रोडक्ट है, कहाँ का है, कैसे है, और GI टैग है या नहीं है। ओके, प्रोटीन के लेवल हाई हैं, फास्फोरस, आयरन, ये सब इसके अंदर ज़्यादा होता है। ऐसे ही आपको मिलेंगे नागपुर ऑरेंजेस, महाराष्ट्र का फूड प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि इसको GI टैग मिला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल मिला हुआ है 2014 के अंदर, और 2014 में इसको मिला हुआ है। स्वीट फ्लेवर है, मतलब फ्लेवर अच्छा होगा तभी मिला होगा। विदर्भ रीजन में ये आपको पाया जाता है, और नागपुर मैंडरिन के रूप में इसको यहाँ पर जाना जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, जूस वगैरह, कलर है आपका, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। समझ रहे हो ना क्या रटना है, बस इतना रटना है। नागपुर ऑरेंजेस हैं, GI टैग इसको मिला हुआ है, बात खत्म हो गई। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर जो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, याद रखना जितने भी ये GI टैग हैं ये सब आपके इस एक्ट के अंदर में यहाँ पर दिए जाते हैं। ये पॉइंट UPSC यहाँ पर आपका पूछ चुका है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रेगुलेट किए जा रहे हैं। GI टैग जो है उनके लिए अलग एक्ट यहाँ पर है, गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का। ये सारे एक्ट आपके यहाँ पर एक्ट कह रहा हूँ, प्रोडक्ट जो है वो न्यूज़ के अंदर रहे। कश्मीरी सैफरोन है, उसके आगे लिखा हुआ है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर फूड स्टफ है या फिर हैंडीक्राफ्ट है, कहाँ का है वो भी लिखा हुआ है। एक बार स्लाइड को पॉज करके इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ लो। पढ़ नहीं रहे हो तो PDF डाउनलोड करके वहाँ से देख लेना। ओके, इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आगे चलें तो आगे आपको मिलेगा कि अपीडा ने होल्ड किया एक वेबिनार, और इन्होंने जो है वो रिवाइज्ड यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर बेसिकली चेक करता है कि उनकी क्वालिटी तो अच्छी है, हम कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पर भेज रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए ये हमने यहाँ पर वेबिनार होल्ड किया। EU यानी यूरोपियन यूनियन सेकंड मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंडिया के ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट जाते हैं। फार्मर्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनाने के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन आप समझो कि जब तक मार्केट अवेलेबल नहीं होगा चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फूड प्रोडक्ट जो है वो EU पर जाते हैं, हमारे यूरोपियन यूनियन पर सबसे ज़्यादा जाते हैं। अलग अलग स्टेट में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और ऑयल सीड सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं सबसे बड़ी कैटेगरी के अंदर। ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं, इसीलिए इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब हेल्दी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादा टाइट यहाँ पर हो जाएं। ओके, तो ये काम आपका यहाँ पर होता है। अब दिया गया है सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है आपको पता है ये प्रोसेस है आपकी, और क्वालिटी मेंटेन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये काम यहाँ पर होता है। और इसलिए आपकी जो स्कीम्स हैं वो भी यहाँ पर लॉन्च की गई थी। नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये भी लॉन्च किया गया था, NPOP 2020 में लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर जो है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अवेलेबल कराया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे उन सभी के लिए आपका ये अवेलेबल कराया जाएगा। सर्टिफिकेशन जो है वो अपीडा के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है, उसके लिए ये प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसके बाद यूपी मतलब ये समझो, आप इस न्यूज़ को इस तरीके से मत पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो कि उत्तर प्रदेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर बन चुका है वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स को सबसे ज़्यादा उगाता है। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फ्रूट्स का प्रोडक्शन करता है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र यहाँ पर है। इतनी सी न्यूज़ है, आपको इतना यहाँ पर पढ़ना था। बेसिकली क्या है कि उत्तर प्रदेश ने वेस्ट बंगाल को ओवरटेक कर दिया। पहले वेस्ट बंगाल फर्स्ट प्लेस पर आता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश जो है उसको ये टाइटल यहाँ पर मिल गया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद एक एग्रीकल्चर ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुपर ऐप। अभी इसके ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक सुपर ऐप यहाँ पर लॉन्च करने की बात जो है वो चल रही है, इंटेंड है, अभी पूरा लॉन्च नहीं हुआ है।
और एक सिंगल प्लेटफॉर्म के तरीके से ये ऐप यहाँ पर लॉन्च करेगा। अभी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऐप हैं। सोइल हेल्थ को चेक करना है तो आपके लिए मैंने बताया, जैसे भू परीक्षक ऐप यहाँ पर आपका लॉन्च किया है। पत्ती लीफ कलर है तो लीफ कलर चार्ट अलग से आता है। यहाँ पर ये सुपर ऐप डेवलप किया जाएगा, इसके अंदर सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेंगी। ठीक है, कोई भी काम करना है यही ऐप ओपन करना पड़ेगा आपको। ओके, तो अभी ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अभी ज़्यादा नहीं डिस्कस किया जाएगा इसके ऊपर। जैसे ही कोई अच्छा सा नाम और निकल करके आएगा हम इसको देख लेंगे। तो जितने भी ऐप हैं, प्राइवेट ऐप हों, पब्लिक ऐप हो, इफ़को के हों, एग्री बाज़ार हो, ठीक है, किसी तरीके की भी प्लेटफॉर्म्स हों, कृषि ज्ञान हो, वो सारे के सारे आपको इसके अंदर में मिलेंगे। और यूज़र फ्रेंडली ऐप इसको चलाया जाएगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, ये सब काम इसके अंदर में होंगे। ओके, तो अभी इतना ध्यान में आप इसको रखो। ये आपके सारे करंट अफेयर्स हो गए और इतने ही करंट अफेयर्स आपके न्यूज़ के अंदर बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश मत करो कि एक आधा और पढ़ लें, एक आधा के ऊपर मत पढ़ो, जितने पढ़ लिए कम से कम उनको रिवाइज तो कर लो। ठीक है, तो एक आधा हो सकता है मिस हो गया हो, ज़्यादा बड़ा नहीं मिस हुआ होगा। ठीक है, छोटे ही मिस हुए होंगे, लाइक 2 MOU साइन हुए हैं वगैरह वगैरह टाइप के, तो उन पर ज़्यादा स्लीप नहीं करना है कि भाई हम उनको पढ़ेंगे, पढ़ कर ही रहेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब आप यहाँ पर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ। और अगर जा रहे हो तो PDF मैंने बता दी कहाँ मिलेगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।